So after molecular basis of inheritance, now the next unit biotechnology, principle and process. बायोटेक की इस यूनिट में आप देखिएगा कुल मिलाकर आपके पास दो चैप्टर हैं. पहला चैप्टर है इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक. प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन. एक्चुअली बायोटेक अगर हम अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसकी पोजीशन देखें तो बायोटेक अपने आप में एक यूनिट बनाई गई है. आपके 12th सिलेबस की 4th यूनिट है. पूरे अगर हम नीट के सिलेबस में देखें तो इट्स अ 9th यूनिट. नीट के सिलेबस में बायो में कितनी यूनिट्स हैं? अरे 10 हैं? यही पता नहीं अभी तो. 5 11th की और 5 12th की. दिस वन इज द 9th वन. अब देखिए यूनिट है इसलिए इसका वेटेज भी यूनिट के जितना है. ऑल्दो ये हमारे सिलेबस के सबसे छोटी यूनिट है बायोटेक के दोनों चैप्टर में, क्योंकि पूरा बायोटेक हमारे सिलेबस में नहीं है. इन दोनों चैप्टर्स में एक ही मेजर टेक्निक जो हमें पढ़नी है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्निक, जीन ट्रांसफर. वो कैसे किया जाता है फर्स्ट चैप्टर में वही समझाएंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. और जीन ट्रांसफर से हमने अब तक क्या बनाया है एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट चैप्टर. दोनों चैप्टर बहुत छोटे और बड़े इजी वे में दिए हैं, बस हमें वही टेक्निक पढ़नी है. इसलिए बायोटेक का पोर्शन हमारे सिलेबस में बड़ा लिमिटेड है और लेकिन वेटेज काफी अच्छा है. मिनिमम अभी पिछले 3 सालों का देखें तो मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर साल. जबकि आप देखिए इन दोनों चैप्टर को अगर आप एक बार ढंग से क्लास में पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगते हैं दोनों चैप्टर को क्लास की थ्योरी और एनसीईआरटी से रिवाइज करने. और इसमें क्वेश्चन बिल्कुल टू द एनसीईआरटी आते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं आते, क्योंकि ऐसे तो बायोटेक की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें आगे तक हैं. बट हमसे जो पूछा जाता है वो हमारे सिलेबस के आसपास की चीजें आती. तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग पार्ट है, कम टाइम में रिवाइज होता है लेकिन क्वेश्चंस काफी मिलते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर तो 12 क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी से, 10-12 क्वेश्चन करीब थे. इस बार भी 8 क्वेश्चन आए हैं. द नंबर रिमेन इन बिटवीन 8 to 10 एक्चुअली एवरेज. और आप देखिएगा अगर आप पूरा ये यूनिट पढ़ लेंगे उसके बाद आप कोई से भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एक ही बार में सॉल्व होगा. बस इसमें एक ही चीज है, इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि हम क्लास वर्क तो करते हैं लेकिन बाद में जब रिवाइज करते हैं तो लोग खाली एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं. उससे नहीं चलता. आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी देखा, एनसीईआरटी प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन नहीं करती, एनसीईआरटी पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म कभी नहीं बताती. इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें नहीं पढ़ना है. वो टेक्स्ट बुक है, अगर वो सारा लिखने लगे तो बहुत मोटी किताब हो जाएगी. तो उन्होंने बहुत ब्रीफ में चीजें लिखी हैं. बायोटेक में भी कई जगहों पर आपको यही मिलेगा कि थोड़ा सा इनिशियल दिया है उसके बाद में आगे का पूरा नहीं समझाया. बट हमें पूरा समझना पड़ेगा तभी हमें टेक्नोलॉजी समझ में आएगी. टेक्निकल बातें हैं, कंसेप्ट पूरा आना चाहिए. तो और दूसरा इस पहले वाले चैप्टर में एक दिक्कत और है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ चीजें थोड़ा सा जम्बल्ड हो रखी है, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं. कुछ पैराग्राफ आगे के पीछे हैं, पीछे वाले आगे दे रखे हैं, डायग्राम इधर उधर हैं. तो हम इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी में थोड़ी सी रीशफलिंग, रीअरेंजमेंट करेंगे पैराग्राफ्स का, किसको किसके साथ पढ़ना है. अगर कोई इंसान केवल एनसीईआरटी लेके बैठ जाए तो उसको ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा, उसमें है वो आगे पीछे कर रखा है तो समझ ही नहीं पड़ते क्या सीक्वेंस है. इसलिए जब तक बायोटेक्नोलॉजी चलेगी सबकी एनसीईआरटी सामने खुली होनी चाहिए, बैग में रखी हुई भी नहीं चाहिए. और मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि ये चीज आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगी, कौन से पैराग्राफ में मिलेगी, कहाँ इसको देखना है, क्या नहीं देखना. तो एनसीईआरटी हमेशा साथ रखिए, ठीक है. और कभी भी केवल एनसीईआरटी से चैप्टर को रिवाइज नहीं करना है, इसमें क्लास के नोट साथ में चलेंगे और इसीलिए हम दोनों को सिंक करते चलेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से जोड़नी है अपने को. ठीक है. सो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पहला चैप्टर शुरू करते हैं. सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं. Biotechnology, this term actually is a combined term of two different science, biology and technology. Biological science and technological science. Biotechnology is the fusion actually.
is a combination of two different approach of science, biology and technology. पहले हम बायोटेक्नोलॉजी समझते हैं कि आखिर ये अदर टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, ये बायोलॉजी से कैसे डिफरेंट है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजी एंड ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑल्सो. इट इज बायोटेक्नोलॉजी. और इसकी वैल्यू टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों से ज्यादा मान सकते हो. एक्चुअली बायोलॉजी इज द लिविंग साइंस. ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस जहां हम नेचर में प्रेजेंट सारे लाइफ फॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. वो हमारा मेन एम स्टडी है. ह्यूमन बेनिफिट हर बार नहीं है. हम वहां ये जानना चाहते हैं कि नेचर में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है और कैसे लाइफ चलती है, कैसी लाइफ साइकिल होती है, फिजियोलॉजिकल वे में कैसे काम होता है, एवरीथिंग. ऐसे में हम कई बार ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जो हो सकता है हमें कई बार ऐसा लगे कि हमारी तो कहीं काम ही नहीं आएगी लाइफ में. हम पढ़ लेते हैं. कई बार कॉकरोच पढ़ते हैं, कोई अर्थवर्म पढ़ रहा है, कोई फ्रॉग पढ़ रहे हैं, कभी किसी प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं. और ये आ भी सकता है कि ये हमारे क्या काम आने वाले. तो काम के हिसाब से बायोलॉजी नहीं पढ़ते. कॉकरोच को घर में देखते उसको या तो मार के भगा देंगे, कौन उसके माउथ पार्ट गिनने बैठेगा. लेकिन हम तो पढ़ते हैं ना उसको. एक्चुअली बायोलॉजी में जो चीजें आपको बताई जाती इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ. लाइफ अंडरस्टैंडिंग की चीज है. इसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज ह्यूमन के डायरेक्ट बेनिफिट की. टेक्नोलॉजी इससे बिल्कुल अलग है. टेक्नोलॉजी इज एक्सक्लूसिवली इन आर्टिफिशियली डेवलप्ड साइंस एंड टोटली ह्यूमन ओरिएंटेड, बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन. ह्यूमन ने डेवलप किए ह्यूमन के लिए. हमारे अपने काम को इजी करने के लिए हमने अलग अलग तरह के गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स बनाई है एंड दैट इज टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी इज अ नॉन लिविंग अप्रोच while biology is a living science. दोनों बड़े एंशिएंट टाइम्स हैं. देखा जाए तो बायोलॉजी तो लाइफ का ओरिजिन के साथ चल रही और टेक्नोलॉजी भी कम पुरानी नहीं है. हमने कई बार छोटी क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ा स्टोन एजेस, जहां इनिशियल ह्यूमन ने पत्थरों से कुछ हथियार बनाए. टेक्नोलॉजी वहीं से शुरू होती है. फिर धीरे धीरे चल के व्हील की डिस्कवरी हुई, उसके बाद आयरन एज आई और फिर तरह तरह की चीजों से इंसान ने हमेशा अपने काम को इजी करने के लिए बहुत सारी चीजें, लीवर, पुली, व्हील, ये सब आए धीरे धीरे. और पूरा एक मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिक्स डेवलप की गई. और तब से लेकर टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आया. पहले सिर्फ मैकेनिकल पार्ट हुआ करता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आया, इलेक्ट्रिकल आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया. और अब तो हम डिजिटल सेंसर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रह रहे हैं, जहां हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हमारे गैजेट्स हैं. हम भूल सकते हैं, गैजेट्स नहीं भूलता. ठीक है, तो ये चीजें हैं टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट. हालांकि इसका एक लिमिटेशन जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज ह्यूमन अपनी नेचुरल एफिशिएंसी खोता जा रहा है. बिकॉज आवर डिपेंडेंसी इज इंक्रीजिंग ऑन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. नहीं तो किसी टाइम में जब मोबाइल नहीं होता था तो घर के मेंबर्स को 50-50 लोगों के 100 लोगों के फोन नंबर ओरली याद होते थे. और अब तो हमारा खुद का ही याद नहीं होता कि मेरा जियो वाला कौन सा है और एयरटेल वाला कौन सा है. भूल जाते हैं. होता है कि नहीं होता है. तो हमारी मेमोरी तो मोबाइल ने कम कर ही दी. और भी चीजें, हालांकि टेक्नोलॉजी का डिपेंड करता है कि हमारा यूज किस तरह का. हम अगर ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं जहां हम अपनी ही एफिशिएंसी खत्म कर रहे हैं तो बेकार है. बट कई जगह टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत सारी चीजें. और अब तो मैंने कहा सेंसर्स आ गए, या यूं कहें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां लगता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी, ऐसा लगता वो एक दूसरा इंसान है जो हमारे साथ बात कर रहा है. ठीक है, होती ना कौन सी एलेक्सा, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं बिकॉज मैं नहीं यूज करता हूं उनको. ठीक है, बट स्टिल कई बार देखने को मिलता है कि ये चीजें कितनी इंटेलिजेंट हैं और कितने सिस्टमैटिक है. ऑल्दो इट इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन, बट कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से देखें तो ये ह्यूमन का नुकसान भी कर रहे हैं. पर्पस क्या था टेक्नोलॉजी के पीछे का? पर्पस हमेशा रहता है ह्यूमन कंफर्ट, कि हम अपने काम को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं. ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में देखो सेंसर बेस्ड कितनी चीजें आ गई. अब जो नए व्हीकल आते हैं आप उनको देखो, जो कार्स आती हैं, ठीक है, वो आपका ध्यान आपके घर वालों से ज्यादा वो रखती है. आप ड्राइव करिए
तो वो आपका ध्यान रखती रहेगी कि क्या चल रहा है। पास में आपकी सीट पर कोई और मेंबर घर का बैठा, वो सोता रहेगा, लेकिन कार जागती रहती, वो बता देती कि टेक अ ब्रेक, हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है, कार बता देती, ड्राइवर इतनी देर से हिल नहीं रहा है, वो तुरंत ब्रेक लगा देती कि इसको नींद आ रही है, इसका मतलब। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, ठीक है, और वो बढ़ती रहेगी। देखो कितने चेंजेस आ गए, बायोलॉजी में भी उसी तरह से चेंजेस आए। नाउ टुडे हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लिविंग एंड ए नॉन लिविंग साइंस। और ये कैसे किया कंबाइन। और एक और बात, जब किसी भी साइंटिफिक अप्रोच या साइंस की किसी भी ब्रांच के नाम के आगे जब बायो लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बायो वाले अपने आप को इंफीरियर ना समझे, हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसीलिए देखो हमें पता ही नहीं था ऐसा भी है क्या, ठीक है। तो हम तो बहुत ऊंची चीजें फिरते हैं। एक्चुअली देखिए, वी हैव सो मेनी कंबाइंड ब्रांचेस नाउअडेज। फ्यूजन का जमाना है, टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी माइट में हैव काइंड ऑफ सैचुरेशन या कुछ प्रॉब्लम वहां हो सकते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी नेवर एंडिंग ब्रांच। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वी हैव डेवलप्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट सैचुरेशन सा लगता है कई बार, लेकिन बायो इंफॉर्मेटिक्स में कभी सैचुरेशन नहीं आए। हम सिलिकॉन चिप से बायो चिप की तरफ जा रहे हैं। इट इज अ बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। हमारा अभी भी चीजें जो डाटा सेव होता है, एक सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर, ये चीजें चलती है। लेकिन आने वाले समय में ये चिप बायो चिप हुआ करेगी जो प्रोटीन और डीएनए बेस्ड होगी। और आप जरा सोचिए कि हमारे एक जरा से डीएनए में, जो हमें दिखता तक नहीं है, कितने बेस पर और कितनी इंफॉर्मेशन है। तो बहुत गजब का यहाँ पर स्टोरेज पॉसिबल है। तो अगर किसी दिन बायोचिप पर तो खैर काफी काम चल रहा है, और किसी दिन बायोचिप ढंग से बन गई तो आज जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की साइज से उससे कई गुना छोटे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरेज मिलेगा। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सो बायोलॉजी इज ऑलवेज देयर, फिजिक्स से बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से बायोमेट्री, एवरीवेयर यू हैव बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? देखिए, नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें ह्यूमन के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, ह्यूमन के लिए यूजफुल कोई चीज बनती है, वो इन्वेंट होती है, फिर उसको लार्ज स्केल पे बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, और फिर वो सब लोगों तक पहुंचती है, तभी तो टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक नॉर्मल सी बात। और टेक्नोलॉजी ऑलवेज एंड्स विद अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। अब नॉर्मली आप देखिए, आपके जितनी आज चीजें आप यूज करते हो, चाहे कपड़े पहन रहे हो, कई सारी चीजें जो आप खा रहे हो, सब इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं बन के आ रही है। और उन इंडस्ट्री में जाकर आप देखो, ह्यूमन का ज्यादा रोल नहीं है। मैक्सिमम सारा ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलती है, मशीन से। और ये नॉन लिविंग मशीन्स बड़े सिस्टमैटिक वे में काम करती है, प्रोडक्ट को बिल्कुल फाइनल बना के पैक करके बाहर निकाल देती। ह्यूमन तो केवल उनको थोड़ा बहुत ऑपरेट करता है बस। आज की टेक्नोलॉजी में सारा हमारे काम का प्रोडक्शन, सब कुछ एक नॉन लिविंग मशीन करती है। अब अगर इस टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन करने वाली इस मशीन्स को हटा दें और यहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाके खड़ा कर दें और उसको भी बिल्कुल उसी तरह से काम कराएं जैसे कि एक मशीन करती, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन, बट इट इज नॉट बाय द नॉन लिविंग मशीन, इट इज बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जस्ट लाइक ए मशीन, देन दिस टेक्नोलॉजी बिकम बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? अंतर सिर्फ इतना सा है, बायोटेक में प्रोडक्शन करने वाली हमारी यूनिट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अब जैसे ही हम अपने काम में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, काम ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती, इसीलिए लिविंग बीइंग के साथ वर्क करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मशीन्स के साथ में इजी गोइंग। जैसे सपोज अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एक बाइक खरीद के लाएं, आई थिंक इट इज क्वाइट कन्वीनियंट कि उसमें पेट्रोल डालेंगे और चलती रहेगी, इजी गोइंग है। बट कोई सोचे कि नहीं, मैं तो अपने आने जाने के लिए घोड़ा खरीद के लाऊं, घोड़े पे कोचिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बाइक को मेंटेन करना, एक घोड़े को मेंटेन करने में डिफरेंस आपको पता है?
वो एक लिविंग क्रिएचर है, उसको खाना भी देना पड़ेगा, आपकी जरा से मिस हैंडलिंग उसके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिट कर दें तो आपको बड़ा ध्यान रखना। मशीनों में कुछ नहीं है, मशीन की थोड़ी मिस हैंडलिंग हो गई, इट विल बी रिपेयर्ड, कुछ पार्ट्स चेंज हो जाएगा, ठीक कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई वहां थोड़ा बहुत लिटिल बिट केयरलेस भी होंगे तो चलता रहता है, बट ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं चलेगा। आपकी थोड़ी सी केयरलेसनेस हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म को मार ही दे, खत्म कर दे। तो इसीलिए हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब भी काम किया जाता है, काम की सेंसिटिविटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वर्क बिकम मोर सेंसिटिव, और उसी अकॉर्डिंग वर्क की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए बायोलॉजिकल वर्क में हमेशा वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी। तभी मैंने कहा ना, बायो ऐड होने पर द सेम डिफरेंस इज देयर इन इंजीनियर एंड डॉक्टर, बोथ आर क्वाइट ग्रेजुएट, बीटेक और एमबीबीएस जो भी कहें आप, बट जो वैल्यू शायद एक डॉक्टर की रहती है वैसी इंजीनियर की नहीं होती, बिकॉज एन इंजीनियर ऑलवेज डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स एंड अ डॉक्टर डील्स विद लिविंग थिंग्स। इंजीनियर अपनी मशीन बंद करके ठीक करता है, डॉक्टर की मशीन कभी बंद नहीं होती, ठीक है। वो तो उसकी मशीन बंद हो गई तो इसीलिए डॉक्टर की एक अलग वैल्यू है, उसको इंसान को जिंदा भी रखना है और तभी जिंदे में ठीक करना है। चलती मशीन को ठीक करना आसान काम नहीं होता। तो जब भी जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो वहां थोड़ा सा अलग तरह से काम चलेगा। बायोटेक्नोलॉजी भी यही है। तो बायोटेक्नोलॉजी की थीम समझ में आनी चाहिए कि वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, बट इट इज बीइंग डन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट सिंपली बाय मशीन। बायोटेक्नोलॉजी क्यों आई है? दरअसल कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कभी नॉन लिविंग मशीन से नहीं बना सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनती। हमने डीएनए को सेल के बाहर सिंथेसिस कर दिया, लेकिन कई ऐसी चीजें आज भी हैं जो सेल में ही बनती हैं, सेल द्वारा ही बनाई जाती, लाइक इंसुलिन। हम कभी नहीं बना पाए, बहुत कोशिश कर ली, लैब में कभी इंसुलिन क्रिएट ही नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि जिसमें बन रहा उसमें से निकाल लिया, नहीं। और हमारे सामने देखते देखते इंसुलिन की कमी से और डायबिटीज से हर साल हजारों लोग मर जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। एक जगह आकर के लिमिटेशन लगती, टेक्नोलॉजी हर जगह काम नहीं आएगी, तब बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। हमने ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाला, हम ह्यूमन से इंसुलिन नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम जीन निकाला और उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। अब वो बैक्टीरिया, वो ई कोलाई 1983 से लेकर आज तक ह्यूमन के लिए इंसुलिन बना के दे रहा है। यह है बायोटेक्नोलॉजी। आज आपको मार्केट में जितने मेडिकल स्टोर पे इंसुलिन के जो वेरिएंट मिलते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बन ही नहीं सकता लैब में। ऐसे न जाने और भी कई प्रोटीन्स हैं, कई सारे हार्मोन्स हैं, हमारी कई सारी डिजीज की मेडिसिन हैं जो हमारी लाइफ बचाती है, और वो बनती किसी ऑर्गेनिज्म से। वहां काम आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक का एक अपना यूज है। अगर सेंसिबल वे में, समझदारी के साथ यूज किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड साइंस। ऑल्दो इसके मिसयूज भी बहुत हुए, क्योंकि हम लोग इतना तो कभी सोचते ही। हम इसके चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, जितना बायोटेक का एप्रिसिएशन है, जितना अच्छी बातें हैं, उतना ही इसका क्रिटिसिज्म भी है। कई लोग नहीं पसंद करते। मेनी साइंटिस्ट आर अगेंस्ट दिस बायोटेक्नोलॉजी। कई बार उनका कहना सही भी है कि हमने कहा ना कि टेक्नोलॉजी एक लिमिट तक की काम आती, वो ह्यूमन से भी ऊपर हो जाए तब दिक्कत है। अब बायोटेक्नोलॉजी में कई लोगों का ऐसा मानना है कि इट इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बेचारे उस ऑर्गेनिज्म को मशीन बना देते हो। वो ई कोलाई जो 1983 से आज तक हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है, क्या उसका जन्म इस काम के लिए हुआ था क्या? वो बेचारा भूल चुका है कि उसका जन्म किस काम के लिए हुआ था। वो तो क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप हमारा इंसुलिन बना रहा है, जो तो उसके काम ही नहीं आता। ऐसे जब हम ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि वी आर एक्सप्लॉइटिंग द ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए ये काम केवल उतना ही होना चाहिए जिसकी बेहद जरूरत हो, हर जगह नहीं। जब तक हमें टेक्नोलॉजी में डूज एंड डोंट्स पता नहीं होते हैं, तब तक तो बहुत नुकसान है। और वो तो बायोटेक की बात नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी में चले जाइए। हम लोग केवल और केवल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स देख लेते हैं, टीवी पर ऐड देख लिया,
कई लोग यूज कर रहे हैं, अपन भी ले आते हैं, बट इंसान में शायद इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ये कोई भी टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं होती, हर वक्त यूज करने के लिए और हर किसी के लिए नहीं होती। जिसमें ये दिमाग है कि मुझे इसको कब यूज करना है, मेरे लिए ये है या नहीं है, वो ही समझदार है और वो ही इस टेक्नोलॉजी का सही यूज कर पाएगा, नहीं तो बाकियों की तो जिंदगी बर्बादी होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी देखो, बट हमारी भेड़ चाल में हम देखते हैं कि यार इसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे मेरे वो काम आए चाहे नहीं आए, या मैं बेवजह उसको यूज करके अपनी एफिशिएंसी खत्म कर देता हूं। तो टेक्नोलॉजी के नुकसान तो हर जगह है, बट बायोटेक्नोलॉजी के नुकसान थोड़ा जल्दी दिखते हैं क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होता है। बाकी तो बाकी टेक्नोलॉजी भी खूब नुकसान करती है। मैंने आपको जैसे बताया, लोगों की मेमोरी कम हो गई, ऐसे खूब केसेस हैं, बहुत गिनवा सकते हैं। हम इस सेकेंड चैप्टर में एंड में एथिक्स पर बात करेंगे। जब टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो एथिक्स जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जितनी टेक्नोलॉजीज बनाने वाली जो कंपनीज हैं, चाहे वो मोबाइल बना रही हो, कोई और चीज बना रही हो, वो कभी भी लोगों को लिटरेट नहीं करती है, एथिक्स नहीं बताती टेक्नोलॉजी के। वो ये लिख देगी कि इस प्रोडक्ट को आपको किन चीज कैसे नहीं यूज करना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट वो ये नहीं बताती कि किसको यूज करना और किसको नहीं करना है। नहीं तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, उनको तो बिजनेस करना है, और यूज करने वाले इंसानों को ये पता ही नहीं, और इसीलिए बहुत नुकसान हो रहा है। बट बाकी टेक्नोलॉजी के नुकसान हमें बहुत लेट दिखाई देते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक इंजीनियर की गलती से हो सकता है एक बिल्डिंग गिर जाए या एक ब्रिज टूट जाए, तब भी शायद इंजीनियर पर इतनी आंच नहीं आती, लेकिन एक डॉक्टर अगर जरा सी गलती कर दे और एक पेशेंट की डेथ हो जाए तो आप सोच सकते हो कि अखबारों की सुर्खियां बन जाती। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का नुकसान तो दोनों तरफ है, बट बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा लाइमलाइट में ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा अगर समझदारी रखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की थीम समझ में आनी चाहिए कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ये वर्ड, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत रीसेंट ब्रांच है। दिस टर्म वाज गिवन बाय कार्ल एरके इन 1970। 1970 में इन्होंने पोर्क इंडस्ट्री के लिए पहली बार ये टर्म यूज की थी, बायोटेक्नोलॉजी। भले ये टर्म 1970s में आई है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी तो इससे काफी पहले से है। हम तो ऑर्गेनिज्म को बड़े एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये बात सही है कि 1970s के बाद की बायोटेक और 1970s के पहले की बायोटेक में बड़ा अंतर था। बाकी बायोटेक तो पहले से, आप एंशिएंट टाइम से हजारों साल पहले चले जाइए, इंसान तब भी ऑर्गेनिज्म यूज करता था। हम माइक्रोब्स यूज करते थे, लैक्टोबैसिलस के फर्मेंटेशन का यूज करके हमने कर्ड, पनीर, चीज बनाया, और ये हम हजारों सालों से बना रहे हैं। यीस्ट के फर्मेंटेशन को यूज करके हमने अल्कोहल बनाया, वाइन, और या फिर हमने ब्रेड, बेकरी, कई चीजें बनाई, ये भी बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का यूज ही तो कर रहे हैं। तो ऐसी कई बायोटेक्नोलॉजी पहले भी चलती थी, आज भी है, लेकिन एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। बायोटेक के हम दो ग्रुप बनाते हैं, ओल्ड बायोटेक, न्यू बायोटेक। 1970s के पहले की बायोटेक ओल्ड में आती है, हालांकि उसके प्रोडक्ट हम आज भी यूज करते हैं, और न्यू बायोटेक, मॉडर्न बायोटेक शुरू होती है 1970 ऑनवर्ड्स। और दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले जब हम ऑर्गेनिज्म यूज करते थे तो हमारा पर्पस होता था कुछ काम का प्रोडक्ट बनाना। ऐसे में हम उस ऑर्गेनिज्म को छेड़छाड़ नहीं करते थे, हम उस ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी यूज करते थे कि किसी बैक्टीरिया को कर्ड बनाने आता है या किसी को अल्कोहल बनाने आता है, तो वी आर जस्ट यूजिंग देम। हमने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज नहीं किया। उस नेचुरल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसकी नेचुरल एफिशिएंसी से काम करवाते हैं, जस्ट डिपेंडिंग ऑन देम कि जब वो प्रोडक्ट बना के देंगे हम उसका यूज कर लें। कर्ड बनाने में 5 घंटे लग रहे तो लग रहे, हम भी बैठे बैठे वेट करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं मचा सकते। ये बायोटेक किसी एंगल से बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं किया। बट 1950 के बाद जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंफर्म हो गया, 1970 तक आते आते ह्यूमन बीइंग सेल में ऑर्गेनिज्म के डीएनए तक पहुंच गया, और हम इस चीज में कैपेबल हो गए कि हम चाहें तो एक टुकड़ा काट के निकाल भी दें, तो हम जीन निकालने में कैपेबल हो गए।
फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको किसी और में इंसर्ट कर दें, तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं। और ये बहुत जल्दी 1980s तक आते आते हमने ये आराम से कर लिया। 1983 में तो हमने इंसुलिन का जीन ही ट्रांसफर कर दिया। बहुत कम टाइम में हमने ये चीज डेवलप करी। आइडिया तो हमारा बहुत पुराना था, लेकिन हम ये काम 1970 के बाद ही कर पाए। अब देखो, अब भी बायोटेक है। लैक्टोबैसिलस या यीस्ट के थ्रू कर्ड या अल्कोहल बनाना और एक ई कोलाई से इंसुलिन बनाने में फर्क है कि नहीं? लैक्टोबैसिलस या यीस्ट अपना नेचुरल काम कर रहे हैं, उनके जीनोम में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन यहां ई कोलाई के जीनोम में ह्यूमन का इंसुलिन जीन डाला गया और उसके बाद वो काम कर रहा है। दैट इज इट्स नॉट नेचुरल एबिलिटी। तो अब क्या होता है, 1970 ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्रोडक्ट तो अभी भी बना रहे हैं, बट यहां ऑर्गेनिज्म को पहले हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसके जीनोम में कुछ जीन इंसर्ट करके उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जीएमओ। बहुत पॉपुलर टर्म है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दे आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है ऑर्गेनिज्म यूज करना, वी आर यूजिंग, बट द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज लिटिल डिफरेंट। बिफोर यूज दे चेंजेस द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये गड़बड़ है। हर स्पीशीज का अपना एक पर्टिकुलर जीनोम सेट होता है, और नेचर ने हर स्पीशीज और उसका अपना इवोल्यूशन और सब चीजें सिस्टमैटिक चलती हैं। देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस इन द लिविंग सिस्टम, देयर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब अगर आप किसी का जीन इधर उधर कर देते हो तो आप जीन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, बल्कि आप नेचर के पूरे बैलेंस को डिस्टर्ब करोगे। और अगर ये ज्यादा लेवल पर होने लगा तो इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं। और इसीलिए ट्रांसजेनिक या जीन ट्रांसफर को लेकर बहुत दिक्कत है, और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत जरूरी हो तो ही करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो इससे तो दिक्कत ही होनी है। तो इस वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का फेस थोड़ा अलग है और वहां कंट्रोवर्सीज भी काफी हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है और ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा, यहां पर भी ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म यूज का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खा गए, बोले हो गई बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव यूज्ड द ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। ऐसे बायोटेक नहीं होती। बायोटेक में हम उस ऑर्गेनिज्म को मारेंगे नहीं, उससे मशीन की तरह प्रोडक्शन लेंगे, देन इट इज बायोटेक्नोलॉजी। और इसीलिए आप देखिएगा बायोटेक की हर टेक्निक में एंड में इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, तभी तो वो हर इंसान तक पहुंचेगी। और इसीलिए जैसा टेक्नोलॉजी में होता है वैसा ही बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन इज ऑलवेज देयर। और ऑर्गेनिज्म किल नहीं किया जाएगा, उसको तो प्रोडक्शन में लगाया जाएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, बायोटेक्नोलॉजी की एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म use of living organism or their component, use of living organism or their component to generate product and services, use of living organism or their component to generate product and services useful to human beings, product and services useful to human beings. अब बायोटेक की रेंज को हमने थोड़ा और वाइड किया है। पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करना भी जरूरी नहीं है। आज ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हो, नहीं तो उसके कंपोनेंट भी चलेंगे। उसकी सेल ले ली, उसका टिश्यू ले लिया, उसका कोई मॉलिक्यूल ले लिया, तो भी वो बायोटेक में ही कंसिडर होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही हर बार यूज करें, ठीक है। और ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इस बायोटेक्नोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की हो सकती हैं। वन इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, and another one is new biotechnology और modern biotechnology। हम इस चैप्टर में न्यू या मॉडर्न बायोटेक पर बात करेंगे। ओल्ड बायोटेक, ट्रेडिशनल बायोटेक तो नॉर्मल प्रोडक्शन है मटेरियल्स का। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या किया जाता है, इन दिस
the natural efficiency of organism are used to produce यूजफुल प्रोडक्ट. ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, लेकिन मेन बात है यहां पर ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिशिएंसी यूज की जाएगी. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, चीज, पनीर, ब्रेड, इस तरह के जो भी ये प्रोडक्ट हैं सारे, एटसेट्रा, बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की नेचुरल एफिशिएंसी कई बार उनके जो फर्मेंटेशन एबिलिटी होती है उसका यूज करके हम जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब ओल्ड बायोटेक में आता है. एक छोटा सा चैप्टर आपके सिलेबस में भी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इसको बायोटेक के बाद क्या आएगा ये, उसमें ये ओल्ड बायोटेक के एग्जाम्पल. इसमें माइक्रोब बस यूज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द डीएनए. तो ये तो एक अलग चीज हो गई, इसमें प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, ये आज तक भी यूज होता है. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये स्टार्ट होती है आफ्टर 1970s. 1970 के बाद ये शुरू होती है. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज एक्चुअली, इट इज द large scale production technology. Large scale production technology based on genetic engineering. Genetic engineering पर based large scale production technique. तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. प्रोडक्शन हम इसमें भी कर रहे हैं, वो भी लार्ज स्केल पे, बट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस. तो यहां पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, इन दिस जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म is modified by genetic engineering. And then it is used for production. जहां हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल एफिशिएंसी से प्रोडक्शन लेते हैं, यहां हम ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मॉडिफाई करते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है प्रोडक्शन लिया जाएगा. व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? दिस अ न्यू वर्ड. इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा ये बायोटेक्निकल काम एक इंजीनियरिंग वर्क कहलाता है. इट इज अ लेबोरियस स्किलफुल वर्क, इंक्लूड सो मेनी टेक्निकल एस्पेक्ट एंड मशीनरीज एक्चुअली. और क्योंकि यहाँ जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है. टू मेन प्रिंसिपल. ये दो काम कौन कौन से हैं देखिए. पहला चीज होती है फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. जीएमओ या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना बाय द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करके जीएमओ तैयार करना. व्हाट इज जीएमओ? अब फुल नेम एक जगह कहीं लिख भी लेना, हमेशा यूज होगा ये वर्ड. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी कुछ जीन इधर उधर किया है हमने, वो जीएमओ है. इसका और नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं.
तो इसमें सबसे पहला काम तो होता है जीएमओ बनाना, यही मुश्किल है सबसे पहले। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करके हम जीएमओ डेवलप करेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या है, एक बार बनने के बाद इन ऑर्गेनिज्म को मेंटेन किया जाएगा। तो मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करेंगे, जीएमओ को मेंटेन। आपका ये चैप्टर इसी पर चलेगा। देखिए पहला काम तो क्या हुआ, जीन ट्रांसफर करके जीएमओ बनाएंगे और बनने के बाद उसको मेंटेन करेंगे और जिस पर्पज से बनाया वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। यहां पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक काम आती है वही हमारे इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको आरडीएनए भी कहते हैं, आरडीएनए टेक्निक एंड जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो जीएमओ या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, किस टेक्निक से बनेंगे? इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, आरडीएनए टेक्निक एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो सबसे पहले यही मुश्किल काम है और ये किया जाता है, किसी और एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकालेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे। जिस ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर किया वो क्या कहलाएगा, वो जीएमओ या ट्रांसजेनिक कहलाएगा। ये काम हम किस टेक्निक से करेंगे, आरडीएनए टेक्निक, जीन ट्रांसफर टेक्निक। एक बार ट्रांसफर होने के बाद बार बार नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। और उसके बाद अब उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने में यूजुअली क्या किया जाता है, ये मेंटेनेंस किया जाता है बाय लार्ज स्केल कल्चर। तो इसके लिए हम इसको लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे और लार्ज स्केल पर कल्चर करने के बाद हम अपना प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करेंगे जिस पर्पज से हमने ये जीन ट्रांसफर किया है। डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले तो जीएमओ बनाना, फिर बाद में उसको मेंटेन करना, कल्चर करना, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना। ये इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो मेजर प्रिंसिपल होते हैं। कल्चर जानते हो कैसे होता है? टिश्यू कल्चर, टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क, कोई भी कंटेनर होता है उसमें हम कल्चर मीडियम लेते हैं और उसमें सेल्स वगैरह ग्रो करते हैं और ये लार्ज स्केल पर भी होता है। एक बार जरा बुक भी देखते चले साथ साथ में। चैप्टर जहां शुरू होता है वहां देखिए, शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, बायोटेक को लेकर जनरल बातें की गई हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसको आराम से पढ़ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन सीधे सीधे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन में आ जाती है। इसको जरा पढ़ के देखो, समझ में आना चाहिए। और हमने भी एक डेफिनेशन आपको बायोटेक के भी शुरू में लिखवाई थी, मिल गई सबको? तो बुक नहीं लाते हो, ये बड़ी समस्या। मतलब आपको कितनी बार समझाया, इतने महीनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, किताब उठा के लाने में जोर आता है और बाद में इतने दुखी होगे कि आप एनसीईआरटी ले लेके घूमते फिरोगे कि ये क्या लिखा हुआ और वो क्या लिखा हुआ है। भाई हमें पता है कि कौन सी लाइन में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसलिए पहले बताते हैं क्लास में। और आप लोग इतने केयरलेस हो कि किताब ही नहीं लेके आते हो। मतलब करते क्या, टिफिन बोतल लाना याद रहता सबको, बुक उठा के नहीं लाएंगे। जिनके पास बुक है वो देखिए, मिल गया सबको, पढ़ा उसको, कुछ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड नेचुरल ऑर्गेनिज्म। अच्छा इसमें कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ऑर्गेनिज्म, फिर लिखा है पार्ट्स देयर ऑफ। ये समझे इसका क्या मतलब? पार्ट्स देयर ऑफ का मतलब है कि आप पूरा ऑर्गेनिज्म ना भी यूज करो तो भी बायोटेक होगी। मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर लो चाहो तो, नहीं तो उसका कोई पार्ट, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू। तो पार्ट्स देयर ऑफ मतलब उनके कुछ पार्ट भी यूज कर सकते हो। फिर लिखा है सेल भी चलेगा, सेल यूज कर सकते हो, कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, मॉलिक्यूलर एनालॉग, और अल्टीमेटली उससे कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएंगे जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होगी, उसी को क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। मैंने इसी डेफिनेशन को सिंपल करके आपको लिखवाया है कि इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट
कंपोनेंट में ये सब आ गए, टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखो, उसके ठीक नीचे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखा होगा, लिखा है। और मैंने ये 2 प्रिंसिपल बताए हैं, इन्होंने भी लिख रखे हैं। लेकिन देखो यही चीज को एनसीईआरटी कैसे लिखती है। पहला प्रिंसिपल लिखा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो पहला काम है ना, ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीएमओ बनाया। तो इसमें हमने किया क्या, एक ऑर्गेनिज्म का जीन यानी डीएनए निकाला, किसी दूसरे में ट्रांसफर किया। अच्छा, जिसमें ट्रांसफर किया उसका भी तो जीनोम चेंज हुआ, उसमें एक नया जीन आ गया, तो उसका कोई कैरेक्टर, कोई फिनोटाइप चेंज तो होगा। भाई इंसुलिन बनाना भी तो एक फिनोटाइप है, तो वो पहले तो नहीं कर रहा था। हमने जैसे जीन ट्रांसफर किया तो अब उसके फिनोटाइप में चेंज आया, वो एक नया कैरेक्टर, कुछ नया काम करने लग गया। अब इसको पढ़ के देखो, इसमें ये लिखा हुआ है चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, ऐसा कुछ लिखा है। अब डीएनए की केमिस्ट्री चेंज करने का मीनिंग क्या है, जब आप किसी का जीन किसी और में ट्रांसफर करोगे तो उसका डीएनए चेंज हुआ है, उसको कह रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए। उससे जीनोटाइप बदलेगा, फिनोटाइप भी बदलेगा। आगे पढ़ के देख लो, पूरा नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है। कहना यही चाह रहे हैं कि हम जीन ट्रांसफर करके जीएमओ बनाएंगे, लेकिन उसको कहा कुछ अलग तरीके से। यहां पर एनसीईआरटी ने कई जगह बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है, इसीलिए मैं चाहता हूं बुक सामने रहेगी, थोड़ा अंडरस्टैंड हो पाएगा कहां कैसे करना है इसको। उसके बाद में सेकंड लिखा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ये, दिस इज दिस वन। आप चाहो तो यहां भी नाम लिख लो, आपके लिए इजी रहेगा। बायो, ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, यही क्या है, ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें हम कर क्या रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर कल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। अब इसमें लिखा होगा स्टेराइल एम्बियंस। अब आप देखो कल्चर कैसे होता है, जब आप किसी कल्चर मीडियम पर कोई सेल कल्चर करते हो टेस्ट ट्यूब में, किसी कंटेनर में, तो सबसे पहला काम होता है कि वो स्टेरलाइज्ड हो। नहीं तो हमारे एयर में इतने बैक्टीरिया और फंजाई और माइक्रोब्स हैं, जो आप कहीं भी कल्चर करोगे तो आपकी सेल तो बाद में ग्रो करेगी, पहले ये ग्रो कर जाते हैं, जिसको कहते हैं कंटामिनेशन। कंटामिनेशन से कल्चर नहीं होता, इसीलिए लैब में जब भी कल्चर करते हैं तो कंटामिनेशन फ्री करना पड़ता है उसको पूरा। उसके लिए स्टेरलाइजेशन के तरीके हैं, आपको टिश्यू कल्चर में बताया जाएगा। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि एक स्टेराइल एम्बियंस क्रिएट करेंगे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री स्टेराइल एम्बियंस। उसके अंदर इन सेल को कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पर, और हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लेना, कोई लाइन नहीं समझ में आए तो फिर भी डिस्कस कर सकते हैं, बट थीम यही है उनकी कहने का मतलब। तो 2 मेन प्रिंसिपल हैं जिस पर ये पूरा काम चलेगा। कुल मिलाकर जीन ट्रांसफर करना है और अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। अब देखिए, जीन ट्रांसफर का ये आइडिया, जिसको आज हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं, ये कहां से आया और कब से आया। जीन ट्रांसफर का आइडिया तो ह्यूमन के दिमाग में बड़ा पुराना है। ये काम हम 1970 के बाद कर पाए। ये जो बात कर रहे हैं ये सब 1970s के बाद की चीजें, लेकिन ये आइडिया हमारा बड़ा पुराना है। 19 और अगर आगे चले 2030s में, 1940s में, क्योंकि ये चीज हमें बहुत पहले मालूम चल गई थी कि वायरस, बैक्टीरिया से लेकर प्लांट से लेकर ह्यूमन तक सबका डीएनए एक जैसा है। ठीक है, इसीलिए ये आइडिया हमारे दिमाग में बहुत पहले आ गया, जब सबका डीएनए एक जैसा है तो क्यों ना किसी एक का डीएनए दूसरे में इंसर्ट करें या दूसरे से जोड़ें, एक का जीन दूसरे में ट्रांसफर करें। जीन ट्रांसफर का एक कंसेप्ट बड़ा पुराना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको कर नहीं पाते थे, कुछ लिमिटेशंस थी। और 1963 के बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने इस काम को पॉसिबल बना दिया, और 1970s के बाद से हम जीन ट्रांसफर कर पाए। देखिए, इस पूरी टेक्निक का एक लेआउट देखते हैं जो हमारे इस पूरे चैप्टर को कवर करेगा। इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, जैसे सपोज करो पूरा एक लेआउट समझो, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई बहुत अच्छा जीन है जो हम चाह रहे हैं कि इसको निकाल के हम किसी माइक्रोब में ट्रांसफर कर दें, किसी और ऑर्गेनिज्म में जहां हम प्रोडक्शन कर पाए। तो सबसे पहले तो इस ऑर्गेनिज्म की हम सेल लेंगे और उसमें से उस जीन को निकालेंगे, और ये जीन हमारा कहलाएगा डिजायर्ड जीन। जो जीन हमें ट्रांसफर करना होता है, जिससे हमें प्रोडक्शन करवाना, वो जीन क्या कहलाएगा, डिजायर्ड। तो हमने एक ऑर्गेनिज्म की सेल में से जीन निकाला, काम सारा सेल लेवल पर होगा, ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, सेल ही तो है। अब इसको हमें दूसरे में भेजना है, ये अपने आप नहीं जाता, इसको भेजना, ले जाना पड़ता है। तो कुछ स्पेशल डीएनए होते हैं जिनको बोलते हैं वेक्टर।
तो देयर इज एन स्पेसिफिक डीएनए कॉल्ड वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए डीएनए की जैसे डीएनए, लेकिन इसमें खास बात होती है कि ये किसी सेल में जला भी जाता है और निकल भी आता है, सेल में आने जाने की एबिलिटी है। अब क्योंकि ये आता जाता है तो हम क्या करेंगे, इसी को काटेंगे और अपना डिजायर्ड जीन इसमें फिट कर देंगे कि भाई तू तो जा ही रहा है, हमारा जीन भी लेता जा। तो हमने क्या किया, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को कंबाइन कर देते हैं। जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए जुड़ते हैं तो इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, या कॉमन नेम में इसको कहा जाता है काइमेरिक डीएनए। काइमेरा का मतलब भी यही होता है जिसमें दो अपोजिट चीजें, दो डिफरेंट चीजें एक साथ। हम जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेशन सुनते हैं, रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नया कॉम्बिनेशन, वहां हमने जीन एक्सचेंज करके रिकॉम्बिनेशन बनाया। यहां भी तो हम दो अलग अलग डीएनए को जोड़ रहे हैं, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बना डीएनए का, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो पहले तो आरडीएनए बनता है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे। अब जिसमें ट्रांसफर करना वो हमने पहले ही सोच रखा है किसमें कर, मान लो हमें बैक्टीरिया में करना है, प्लांट में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें हमें जीन ट्रांसफर करना है मान लो, तो उसकी सेल लाएंगे। अब जिसमें भेजना उसकी भी सेल लाएंगे और ये जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ इट इज ट्रांसफर्ड इन सुटेबल होस्ट सेल्स। अच्छा, जिस ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर होता है उसकी सेल को क्या बोलेंगे, होस्ट। तो एक ऑर्गेनिज्म की सेल में से जीन निकाला, उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ के आरडीएनए बनाया। अब ये वेक्टर इसको इस सेल में ट्रांसफर करेगा। जीन निकालना भी मुश्किल काम है, ट्रांसफर तो और ज्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद हमारे पास यहां से आगे दो रास्ते रहेंगे, डिपेंड करेगा वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। एक तो ये हो सकता है कि ये जो सेल जिसमें हमने जीन ट्रांसफर किया, नाउ दीज सेल्स आर कल्चर्ड एट लार्ज स्केल। अब हम इस सेल को लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे और फिर इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ये पूरा एक लेआउट होता है इस ट्रांसजेनिक टेक्निक का। जैसे ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाला गया, वेक्टर के साथ कंबाइन करके इसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया, तो होस्ट कौन हो गया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इस ई कोलाई को लार्ज स्केल पर हम आज तक कल्चर कर रहे हैं और उसी से क्या मिल रहा है हमें, इंसुलिन। समझ में आया। लेकिन एक तरीका और है, एक और तरीका है, ये ना करें तो ये होता है कि ये जो सेल्स हैं, फ्रॉम दीज सेल्स अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड बाय क्लोनिंग टेक्निक। क्लोनिंग के थ्रू हम एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, ठीक है, और फिर इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट लेंगे। फाइनली डिजायर्ड प्रोडक्ट तो आना ही है, ठीक है। या तो इन सेल को ही कल्चर कर लेंगे और या फिर क्या करेंगे, क्लोनिंग के थ्रू पहले पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और उसके बाद प्रोडक्शन लेंगे। ये दो तरीके हैं। एक्चुअली डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब आप खुद देखो, पहला वाला केस और दूसरा वाला केस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए होना चाहिए। फर्स्ट वाला कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई यूनिसेलुलर है, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म और सेल अलग अलग नहीं, वो एक सेल ही, तो वो खुद ही ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो आपका ये रास्ता चलेगा, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यहां अगर आपने सेल में जीन ट्रांसफर कर दिया, वो खुद ही ऑर्गेनिज्म है, बस आप उसका खाली कल्चर करो और प्रोडक्ट लो, जैसे मैंने ई कोलाई बताया। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेन, जैसे प्लांट में जीन ट्रांसफर किया या किसी एनिमल में किया, तो वहां पर पूरा प्लांट थोड़ी लेके आएंगे। जिस प्लांट में जीन ट्रांसफर उसकी सेल लाएंगे, होस्ट सेल कौन होगी, प्लांट की सेल। अब उस सेल में अपन ने जीन भेज दिया, अब इस सेल का क्या करेंगे, इस सेल को वापस उस प्लांट को ले जाके थोड़ी देके आएंगे। ध्यान रखना, एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसकी बॉडी की सारी सेल में वो जीन होना चाहिए जो हमने बाहर से भेजा है। तो उस सेल को वापस उस प्लांट को देके आएंगे तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस सेल से कल्चर या क्लोनिंग के थ्रू पूरा नया प्लांट बनाएंगे। अब एक सेल से पूरा प्लांट बना सकते हो, कभी सुना है टोटीपोटेंसी, बस वही यूज करेंगे, टिश्यू कल्चर।
तो कल्चर में अब उस एक सेल से पूरा प्लांट, ये क्लोनिंग है, और क्योंकि उसी में अपन ने जीन भेज रखा है, तो उससे जब ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरा, तो उसकी भी हर सेल में वो जीन अपने आप जाएगा। तो हम एक एक सेल में, सारी सेल में जीन हम नहीं ट्रांसफर करते, हम तो एक में ट्रांसफर करेंगे और फिर उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, तो वो होगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये जो नया ऑर्गेनिज्म है इसी को बोलेंगे अपन जीएमओ, ये जीएमओ। और ये जो चीज है ये किसके लिए आएगी? मल्टी सेल्यूलर के लिए। तो अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करना है तो आप एक सेल में ट्रांसफर करके फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाओगे, फिर प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक लेआउट है, और ये बड़ा पुराना कंसेप्ट है। मतलब ये तो बहुत पहले हमने सोच लिया कि ऐसा कुछ किया जाए, बट ये काम हो नहीं पाया बहुत लंबे टाइम तक। इसमें दिक्कत क्या आती थी? देखो, इसमें दो प्रॉब्लम थी इस पूरे काम में। एक तो हम ये डिजायर्ड जीन, किसी सेल में से जीन कैसे निकालें, हमें ये नहीं आता था, और हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर नहीं था जो हमारे जीन को ले जाए। ये दो प्रॉब्लम थी, और इन दो समस्याओं के चलते हमारा ये आइडिया तो बहुत पुराना था, लेकिन हम ये काम कर नहीं पाते थे। हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जिससे कि एक सेल के अंदर जहां हजारों जीन हैं उनमें से एक जीन को काट के निकालें, और ऐसा भी कोई नहीं था जो फिर इस जीन को ले भी चला जाए। जब तक हमें इन दोनों का कोई रास्ता नहीं मिला, इन दोनों काम का, तब तक ये काम हो नहीं पाया। That's why this is an old concept, but it was executed after 1970s. 1963 में, 1960 से 1970s के बीच में दो ऐसी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने इस टेक्निक, इस काम को पॉसिबल बनाया। तो ये एक और क्वेश्चन बनेगा कि which are the two major discoveries which made possible this entire recombinant DNA technique? तो दो बड़ी डिस्कवरीज क्या थी? तो पहली डिस्कवरी थी डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नाम तो सुनाइए। अ वेरी स्पेशल एंजाइम जो डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन से कट करता है। डीएनए को स्पेसिफिक कटिंग वाला ये एंजाइम जब हमें मिला, 1963 में ये डिस्कवर हुआ था। इसके बाद अब हम किसी सेल के डीएनए में से एक जीन काट के निकालने में कैपेबल हो गए। तो एक तो ये मिला हमें, और दूसरी थी 1971 में डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। हेज एंड लेडरबर्ग, दो साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए की डिस्कवरी की। प्लाज्मिड जानते हो? बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एडिशनल डीएनए और होता है। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट अगर है तो कुछ फायदा ही है। ये निकल भी जाता है सेल में से, वापस भी आ जाता है, तो ये आता जाता रहता है। आने जाने वाले ये एडिशनल डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये हमारा काम आएगा जीन को ले जाने में। तो वेक्टर के तौर पर प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई, और जीन कट करने के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हमें मिला, उसके बाद ये काम संभव हुआ है। तो कोई पूछे कि भाई ये 1970 के पहले क्यों नहीं हो पाया? तो 1970 के पहले इसलिए नहीं हो पाया कि ये दोनों चीजें नहीं थी। इनकी डिस्कवरी 1963 से 1971 के बीच में हुई है। उसके बाद ही ये सारा काम डेवलप हुआ है। ओके, और उसके बाद तो खैर पूरा टेक्निक बनाया गया। पहली बार आरडीएनए बना, फिर उसको ट्रांसफर भी किया गया। एनसीईआरटी दो साइंटिस्ट के नाम देती है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। कोहेन एंड बॉयर, एक्चुअली दे मेड फर्स्ट आरडीएनए। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़कर पहला आरडीएनए बनाया गया कोहेन एंड बॉयर के थ्रू। चैप्टर में बाकी की चीजें तो खैर अपनी जगह है, आगे आएंगी ही। पहले ये लाइन ऑफ एक्शन समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया सबको? यहां तक आरडीएनए बनाने तक पहला पार्ट होता है। किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में से जीन निकालेंगे और उसको वेक्टर के साथ जोड़ के क्या बनेगा? आरडीएनए। उसके बाद इसको ट्रांसफर करना दूसरा काम है, और ट्रांसफर जो होता है उसमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का काम अलग अलग है। और ये थोड़ा सा अपना सिंपल सा कॉमन सेंस है कि यूनिसेल्युलर तो एक ही सेल का बना है, और उसी में आपने जीन ट्रांसफर कर दिया तो अलग से ऑर्गेनिज्म बनाना नहीं है।
बस खाली उसको कल्चर करेंगे, इसलिए एक रास्ता वो हो गया। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें एक चीज ध्यान रखना कि पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक साथ ट्रांसफर नहीं होता। को आप चाहो कि इस पौधे में हम जीन ट्रांसफर कर ले, नहीं कर सकते। उसकी क्या लाओगे, एक सेल। ह्यूमन में तो खैर जीन ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है, पर मान लो ह्यूमन में करना हो तो हमारी भी एक सेल ले जाएगा। तो सेल में होता है ट्रांसफर, तो सेल ले आए। सेल में ट्रांसफर करने के बाद जिससे सेल ली थी उसी को ले जाकर देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रांसजेनिक नहीं कहेंगे। जीएमओ किसको कहते हैं, जिसकी बॉडी की सारी सेल में, ये क्वेश्चन आया एग्जाम का, आपको प्रीवियस ईयर में लगा, व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इट कंटेन डिजायर्ड एक्सटर्नल जीन इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स। तो एक मल्टी सेलुलर की सारी सेल में जीन कैसे जाएगा? आप क्या हर सेल में जीन ट्रांसफर करने बैठोगे क्या? नहीं, हम तो एक सेल में जीन ट्रांसफर करेंगे, फिर उस एक सेल से पूरा नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर देंगे, कल्चर से, क्लोनिंग से। ठीक है, तो वो जो पुराना वाला प्लांट जिसकी सेल लाए, क्या आप उसको ट्रांसजेनिक बना पाए? नहीं, उसकी सेल से आपने एक नया प्लांट खड़ा किया, वो है ट्रांसजेनिक। ये थीम समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ी लिमिटेशंस है, क्लोनिंग वगैरह सब यूज होगी यहां पर। अच्छा, कोहेन एंड बोयर ने देखो पहला आरडीएनए कैसे बनाया, एनसीईआरटी इसके लिए पूरे 2 पैराग्राफ लिखती है। ठीक है, कोहेन एंड बोयर ने 2 अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए कंबाइंड की। कैसे किया? एक बैक्टीरिया से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सुना है? सुना है कभी? ये बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं मरते, वो उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। उनके अंदर कुछ जीन होते हैं जिससे वो रेजिस्टेंट बनते हैं। कोहेन एंड बोयर का एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था। उन्होंने एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और एक दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ले जाके जोड़ दिया। वो दूसरा बैक्टीरिया था साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड में किसी दूसरे बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ले जाके जोड़ दिया। तो 2 अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए जोड़े और इस तरह से पहला आरडीएनए बना। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कहां होता है कि जिस बैक्टीरिया से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लाए, ये जीन उसके प्लाज्मिड में ही था। तो पूरी बात कैसे हुई? एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड में ले जाकर जोड़ दिया और ऐसे बना आरडीएनए। ठीक है, इसकी बेसिक थीम ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी। तो इन्होंने जो बनाया, दे मेड फर्स्ट आरडीएनए, इन्होंने किया दे कंबाइंड an antibiotic resistant gene of a bacteria in the plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium, and this is how they developed first RDNA. साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड में इसको कंबाइन किया। हालांकि इनके लिए बताया जाता है कि आरडीएनए बनाने के बाद इन्होंने इसको ट्रांसफर भी किया। इस आरडीएनए को इन्होंने ई कोलाई में ट्रांसफर किया, बट ऐसा मानते हैं कि इनका ट्रांसफर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और इसीलिए इनको फर्स्ट आरडीएनए बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। इनके बाद ही एक साइंटिस्ट और आए, पॉल बर्ग। इन्होंने सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर करके दिखाया, फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर बाय पॉल बर्ग, और इन्होंने अ जीन ऑफ SV40 वायरस, SV40 वायरस, इसका जीन इन्होंने ई कोलाई में ट्रांसफर किया है, बैक्टीरिया में। और यहां एक वेक्टर यूज किया गया, लैम्बडा फेज वेक्टर। पॉल बर्ग इज नॉन एज
फॉर द फर्स्ट जीन सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर। वायरस के जीन को बैक्टीरिया ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया। SV40 वायरस लैम्बडा फेज वेक्टर है। यहाँ लैम्बडा फेज वेक्टर की हेल्प से सियामिन वायरस 40 SV40 वायरस के जीन को ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया। इन्होंने सक्सेसफुल, ये सब बातें जो है 1970 से 1975 के बीच की है। तो RDNA भी बना और ट्रांसफर भी होने लगा, और उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर में ही ये टेक्निक बहुत अच्छे से डेवलप हो गई और हम आराम से जीन इधर से उधर ट्रांसफर करने लगे। आज तो खैर वेल डेवलप्ड टेक्निक है अपने आप में। तो कोहेन एंड, साइंटिस्ट के नाम तो और भी कई सारे हैं, बट इन दो के नाम ध्यान रखना आपने, कोहेन एंड बॉयर, पॉलबर्ग। हमें एनसीईआरटी सिर्फ कोहेन एंड बॉयर के बारे में बताती है, इनका भी नाम नहीं लिखा है। अच्छा बुक देखो जरा एक बार, जहां हम अभी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहे थे, पेज नंबर 194 है ना, ऊपर हो रहा था ये, तो जहां पर ने ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखा था। इसके बाद 2 पैराग्राफ दिखेंगे आपको, ये दोनों पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ने, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इनको छोड़ना है अभी और सीधे लास्ट पैराग्राफ पर आ जाओ इसी पेज के। इस लास्ट पैराग्राफ में कोहेन एंड बॉयर के एक्सपेरिमेंट की बात लिखी, ठीक है। पहले तो अपनी लैंग्वेज में ये समझ लो उन्होंने किया क्या। बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ा। अब यही लिखा है उन्होंने, लेकिन देखो अलग तरीके से लिखा है। इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट RDNA बनाने की पॉसिबिलिटी तब अराइज हुई जब कोहेन एंड बॉयर ने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको साल्मोनेला टाइफिमोरियम के नेटिव प्लाज्मिड में जोड़ा। नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, नेटिव का मतलब कुछ नहीं है उसका खुद का, ठीक है, और कुछ नहीं, समझ में आ रहा कुछ। और उसके बाद आगे लिखा है कि उन्होंने इस तरह से ये वेक्टर की तरह काम करेगा। इसको आगे अब नेक्स्ट पेज पे भी आगे जब पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें उन्होंने वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि जैसे मलेरिया में मॉस्किटो वेक्टर होता है, वैसे यहाँ पर भी एक वेक्टर है जो जीन ले जाता है। इस तरह की कुछ जनरल बातें लिखी हैं इन्होंने। ई कोलाई में इसको ट्रांसफर भी किया, सो एंड सो। तो ये पढ़ लेना पैराग्राफ जिसमें इन्होंने कोहेन एंड बॉयर की बात की गई है। पॉलबर्ग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये तो खैर शुरुआत थी किस तरह से RDNA बना, ट्रांसफर हुआ, और ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, 2 लोगों के नाम ध्यान रखेंगे। नाउ इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर करना क्या है, देखो ये चैप्टर हमें जिस टेक्निक को समझाता है RDNA फॉर्मेशन एंड जीन ट्रांसफर। So in this chapter actually we study about this technique, recombinant DNA formation and gene transfer technique। हमें ये पढ़ना है, ये इसी का मैंने लेआउट बताया था आपको। इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रहेगा टूल्स। किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने का यही सही तरीका भी होता है, सबसे पहले उस टेक्निक में काम आने वाले टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा है प्रोसीजर, टूल्स एंड प्रोसीजर। पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में बटा है। टूल्स मतलब जो भी औजार, जो सामान चाहिए हमें इस काम को करने में, पहले हम अलग अलग उनको समझ लें और फिर इन सब को यूज करके पूरा काम कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर। आपको इस चैप्टर के अंदर भी ये 2 अलग अलग डिवीजन मिलेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो पेज नंबर 195 पर ग्रीन कलर की एक हेडिंग लिखी है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक लिखा है। ये इसका पहला पार्ट है। और पेज नंबर 201 पे जाएंगे तो वहां दूसरा पार्ट लिखा मिलेगा, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी ग्रीन हेडिंग 2 ही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो दोनों हेडिंग है, मतलब ये चैप्टर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट रखा है, वही टूल्स एंड प्रोसीजर। अच्छा, इनको जितना आप अलग अलग पढ़ोगे, हालांकि अलग अलग करना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है चीज। बट एनसीईआरटी में गड़बड़ यही हुई है, इन्होंने स्टार्ट तो किया है टूल्स, लेकिन टूल्स बताते बताते प्रोसीजर की कई चीजें भी टूल्स के साथ बता दी उन्होंने, और बाद में फिर प्रोसीजर अलग भी बता रखा है। तो उसमें क्या हुआ, प्रोसीजर पूरा बिखर गया है।
तो टूल्स के साथ में प्रोसीजर की कुछ चीजें भी आ गई है, इसको हम प्रोसीजर के साथ ही ले जाएंगे। तो पहले टूल्स समझेंगे, उसके बाद प्रोसीजर की बात करेंगे। टूल्स जो है एक्चुअली इस पूरी टेक्निक को कंप्लीट करने में हमें 4 टाइप के टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वन इज एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम चाहिएंगे। देन वेक्टर, वेक्टर डीएनए, वेक्टर मतलब ये वो डीएनए जो हमारे जीन को ले जाएगा। उसके बाद में तीसरा टूल होता है पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर किसको बोलेंगे? जाने वाला, मतलब एक तरह से ये कौन है? हमारा डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को पैसेंजर डीएनए भी बोला जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो डिजायर्ड जीन लाएंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर इसको वेक्टर से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? आरडीएनए। और अब इसको ये इन सारे कामों में एंजाइम यूज होंगे, और इनको लास्ट में जिसमें भेजेंगे उसको कहेंगे होस्ट सेल्स। अल्टीमेटली एंड में ट्रांसफर किस में करेंगे? होस्ट सेल्स में। तो इस तरह से 4 टाइप के टूल्स रिक्वायर्ड हैं इस टेक्निक, एंजाइम्स, वेक्टर, पैसेंजर डीएनए और डिजायर्ड जीन, एंड देन होस्ट सेल। अब देखो इनमें से जो मेजर टूल्स हैं वो तो हैं ये दोनों, एंजाइम और वेक्टर डीएनए। ये दोनों प्रोसीजर में भी आता है। डिजायर्ड जीन कैसे निकालते हैं, जीन कट करके निकालेंगे। और होस्ट सेल के बारे में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। होस्ट सेल्स तो क्या है? दीज आर द सेल्स इन विच डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड। जिसमें डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करेंगे वो होस्ट सेल है। तो इनमें कोई ऐसा पढ़ने जैसी बात नहीं है, वो पहले ही तय होता है कि हमें किस में जीन भेजना है। प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल, ये हम स्टडी करेंगे प्रोसीजर के साथ, स्टडीड विद प्रोसीजर। क्योंकि प्रोसीजर में भी इसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, प्रोसीजर की शुरुआत भी यहीं से होती। तो इसलिए हम दोनों को एक जगह पढ़ेंगे। तो इसको तो हम प्रोसीजर के साथ ही स्टडी करेंगे। टूल्स में हम मेनली 2 चीजें पढ़ेंगे, एंजाइम्स एंड वेक्टर। ये दोनों तो प्रोसीजर के साथ बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। तो पहला पार्ट यहां पर जो रहता है, फर्स्ट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट टूल, अब अलग अलग कई तरह के एंजाइम्स इस पूरी टेक्नोलॉजी में चाहिए हमें। हम इन एंजाइम्स को उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग के बेस पर डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजाइम जो यहाँ चाहिएंगे। ये एंजाइम कब और कैसे यूज होंगे वो हम प्रोसीजर में बताएंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज लाइजिंग एंजाइम्स। Lysing enzymes means these are the enzymes it is required for lysis of cells. अब पहले हम एंजाइम फर्स्ट टूल की बात कर रहे हैं, और इसमें भी हम एंजाइम 5 कैटेगरी में लेंगे। सबसे पहले एंजाइम चाहिए हमें सेल की लाइसिस के लिए। अब देखो, अगर हमें किसी सेल में से डीएनए निकालना है, तो मैंने आपको फिंगरप्रिंटिंग में भी बताया था, सेल का क्या करना पड़ता है? लाइसिस। तो लाइसिस करना पड़ेगा। तो लाइजिंग एंजाइम्स, अब आपको नाम ध्यान रखने हैं कुछ। दीज आर लाइक लाइसोजाइम, सुना है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम कौन सी सेल के लिए होगा? ये बहुत सारे एंजाइम है, लाइसोजाइम है, काइटिनेज है, अलग अलग तरह की सेल्स के लिए अलग अलग एंजाइम है। सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, इसी तरह से प्रोटीएज एंड लाइपेज। अब आप कौन सा एंजाइम लेंगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सेल का लाइसिस कर। हमें अपना जीन किस में से निकालना है उसके अकॉर्डिंग आएगा। लाइसोजाइम किसके लाइसिस में यूज होता है? सुना कभी लाइसोजाइम? नहीं सुना? अरे बैक्टीरिया की सेल वॉल डाइजेस्ट करता है पेप्टाइडोग्लाइकन, सुना था कभी?
तो जब भी बैक्टीरिया का लाइसिस करना है तो लाइसोजाइम यूज करेंगे, इट इज फॉर बैक्टीरिया। काइटिनेज किसके लिए? काइटिन किस में होता है? फंजाई के सेल में, तो फंगस के लाइसिस के लिए। सेल्यूलेज प्रोटीएज पेक्टिनेज प्लांट सेल्स के लिए, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलेज होता है। और ये प्रोटीएज लाइपेज एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, वहां सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीएज लाइपेज से लाइसिस हो जाएगा। अब इसमें लाइसोजाइम पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेल्यूलेज पर क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन सा लाइजिंग एंजाइम किसके लिए काम आए। ये जो एंजाइम है ये आप बाकी भी और चैप्टर में कई जगह पढ़ते हैं, वही है, कोई नए एंजाइम नहीं है। लाइजिंग एंजाइम के बाद में दूसरी कैटेगरी, नेक्स्ट वन, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम लाइजिंग एंजाइम जहां सेल के लाइसिस के लिए चाहिए, क्लीविंग एंजाइम किसके लिए चाहिएगा? डीएनए कट करने। आपने सेल का लाइसिस करके पूरा डीएनए निकाल दिया, अपने को पूरा थोड़ी चाहिए, उसमें से भी एक जीन चाहिए ना, तो काट के निकालना पड़ेगा। तो डीएनए काटने वाले एंजाइम भी होने चाहिए हमारे पास, और ये वो कटिंग एंजाइम है। डीएनए कटिंग वाले एंजाइम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ा भी रखा है। दो तरह के एंजाइम है जो डीएनए कट करते हैं, एक तो है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज। ये दोनों ही डीएनए कट करते हैं, इनके काटने का तरीका अलग अलग है। एक्सो क्या करता है? कहां कट करता है? कट्स डीएनए एट टर्मिनल एंड, ये बिल्कुल एंड पर कट करता है, सिरों पर। जैसे मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये यहां काटेगा ऐसे, टर्मिनल एंड। लेकिन हमारा एम तो यहां पर जीन आइसोलेट करना, जीन निकालना है, तो लास्ट में किनारों पे जाके काटने से जीन तो मिलने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखना है, होता जरूर है दो टाइप, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस हमारे यहाँ काम नहीं आएगा, इट इज नॉट सो यूजफुल, क्योंकि ये एंड पे कट करता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है कट्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस, बीच में से कहीं से कट करेगा, इंटरमीडिएट प्लेसेस। जैसे ये डीएनए है तो ये बीच में काटेगा, और जब बीच में से कोई डीएनए काटेगा तभी आप एक जीन निकाल पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमारी इस टेक्नोलॉजी में कौन से क्लीविंग एंजाइम हम यूज करेंगे? इट इज द एंडोन्यूक्लियस विच आर कॉमनली यूज्ड। अब इन एंडोन्यूक्लियस में भी अलग अलग वैरायटी होती है, इसका भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease is a type of endonuclease. एंडोन्यूक्लियस में भी इसका स्पेशल टाइप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम आएगा, क्योंकि ये डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन से कट करता है। मैंने थोड़ा बताया भी था आपको, ये पर्टिकुलर किसी पैलेंड्रोम पर ही डीएनए को काटता है, और पैलेंड्रोम को हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। अब क्योंकि ये डीएनए काटते हैं और बड़े स्पेसिफिकली डीएनए को कट करते हैं, इनका एक कॉमन नेम और है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, which is known as molecular scissor। scissor मतलब कैंची।
तो बिल्कुल सीजर की तरह, कैंची की तरह काम करते हैं। लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, मतलब जो कुछ सिंथेसिस करे। यहाँ हमें क्या बनाना है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। कभी कभी डीएनए हमें सिंथेसाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, या तो हम सेल में से निकाल लाएंगे, नहीं तो कई बार बनाना भी पड़ता है। वो सब ये काम आएंगे आगे अभी प्रोसेस में। तो अभी तो हम क्या है, टूल समझ रहे हैं कि क्या क्या सामान चाहिए अपने को। सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और डीएनए सिंथेसिस के एंजाइम वही रहेंगे जो सेल में भी डीएनए बनाते हैं। सेल वाले एंजाइम लेंगे। सेल में डीएनए कौन बनाता है? एंजाइम कौन सा है, नाम बताओ। ये तो पढ़ाया पिछले चैप्टर में। कौन से प्रोसेस में डीएनए बनता है? अरे रेप्लिकेशन, और क्या है? कौन सा एंजाइम होता है उस? तो एक तो होगा डीएनए पॉलीमरेज, और भी कोई है जो डीएनए बनाना जानता हो? इसके अलावा भी एक और प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये तो क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनाएगा, जो आपके रिप्लिकेशन में काम आता है। और एक एंजाइम और है जो आरएनए से डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये दोनों एंजाइम बायोटेक में यूज किए जाएंगे डीएनए सिंथेसिस के लिए। वैसे आइडियली देखो तो दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज ही हैं। और इनके नाम, पूरा नाम बता सकते हो आप? पहले वाला हो गया डीएनए डिपेंडेंट, और दूसरा वाला जो आरएनए से बना रहा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है वही वाली चीज है। सो व्हेनेवर वी नीड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, हम यही दो एंजाइम हैं। हम अगर डीएनए से बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज, और नहीं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज आएगा भी सही, आप आगे देखेंगे प्रोसेस में। तो ये हो गए, कितने हो गए? 3 एंजाइम। सिंथेसाइजिंग और कटिंग के बाद अगली कैटेगरी आती है ज्वाइनिंग एंजाइम। क्या हो गया भाई? अब डीएनए जोड़ने वाला एंजाइम तो ले देकर एक ही है। जब आप डीएनए को काट रहे हैं तो उसके बाद जोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना कि अपन ने वेक्टर और दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने वाले एंजाइम भी चाहिए। एंड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एंजाइम वी हैव वन ओनली एंजाइम, डीएनए लाइगेज। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए लाइगेज। अगर हम काटने वाले को मॉलिक्यूलर सीजर कह सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर
गम या मॉलिक्यूलर ग्लू। कौन बोल रहा था? फेविकोल। मॉलिक्यूलर गम और मॉलिक्यूलर ग्लू। गम भी अंग्रेजी वाला गम है, हिंदी वाला गम नहीं है। और ये तो जोड़ने वाली बात हो रही है, हिंदी वाला गम तो अलग होने पर होता है, ठीक है ना। तो ये 4 कैटेगरी तो हो गई, लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड जॉइनिंग एंजाइम। अब एक कैटेगरी और बची है, अगली क्लास में उसको लेंगे, ठीक है।